प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 15 जो एक एकांकी है तौलिए उसका अध्ययन करेंगे। और एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अश्क। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1996 ईस्वी में। उर्दू में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया और आज हिंदी लेखन में भी एक प्रमुख स्थान रखते हैं। और मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावती दौर में, संघर्ष काल में उनकी रचनाधर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना, अनुवाद सभी विधाओं में खूब लिखा है। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। जो सामाजिक जीवन में रूढ़िवादिता भरी हुई है, जड़ता, लोग किसी चीज़ के चिपके रहना चाहते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसी चीज़ों पर इन्होंने प्रहार किया है। और अंतर द्वंद्व, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा जो हृदय में मन में संघर्ष चलता है, ऐसे संघर्षों को भी उन्होंने अपने एकांकी और नाटक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल। ये इनके उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई के, शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, ये इनकी कहानियों के संग्रह हैं। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये इनके नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, एकांकी संग्रह है। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ, ये इनके काव्य हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये संस्मरण हैं। अन्वेषण की सह यात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये इनका आलोचना है। इस एकांकी का परिचय देखते हैं। तौलिए एकांकी में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी यहाँ व्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता, जो मजबूती है, वह शिथिल हो रही है, कमज़ोर होती जा रही है। जो कृत्रिमता है या दिखावटीपन है, आडंबर है, इनके कारण जो रिश्तों में मजबूती होनी चाहिए वो कमज़ोर होती चली जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। यानी हम स्वच्छ तो रहें, स्वच्छता का प्रयास करें, लेकिन उसमें दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। रिश्ते धीरे धीरे कमज़ोर और नाजुक होते जा रहे हैं। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जो इसमें एकांक में पात्र हैं बसंत, वह स्वच्छता पसंद तो करता है, लेकिन सहजता और सरलता उसके जीवन में है जो उसे आनंद देते हैं। जबकि उसकी
पत्नी है मधु, वह स्वच्छता का दिखावा करती है, जिससे कई बार इन दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ते में गर्माहट आ जाती है। कई बार इनमें संघर्ष होने लगता है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंदर की दृढ़ता में है। ये इस एकांकी का सार है कि वास्तव में अगर रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, रिश्तों की मजबूती रखते हैं, तो बाह्य तड़क भड़क की तरफ ध्यान नहीं देकर हमें अंदर की दृढ़ता पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इस एकांकी में हम पात्रों पर नज़र डालें। बसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरु। बसंत और मधु ये पति पत्नी हैं। चिंती और सुरो ये बसंत की भतीजियां हैं। और मंगला यहाँ पर सेविका है। स्थान एकांकी जब शुरू होता है तो स्थान इसमें दिखाया जा रहा है नई दिल्ली का। जब पर्दा उठता है, ड्राइंग रूम का एक दृश्य है। ये बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत अधिक सजा हुआ भी नहीं है, क्योंकि बसंत है, उसे 250 रुपये 250 रुपये मासिक सैलरी मिलती है। पर नई दिल्ली के 250 रुपये भी बहुत कम होते हैं, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा हुआ है, कमरा भी सजा हुआ है। बाईं दीवार के साथ एक मेज़ लगी हुई है, उस पर कुछ कागज़ पत्र लिखे हैं। उसके अलावा वहाँ पर टेलीफोन भी रखा गया है। मेज़ के एक तरफ दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज़ के उस और कोने में एक अंगीठी भी है, लेकिन उसमें शायद आग नहीं जल रही है, क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। अंगीठी पर एक कवर चढ़ा हुआ है कपड़े का, इससे पता चलता है कि उसमें आग नहीं जल रही है, वह केवल सजावट के लिए रखी गई है, जैसे मध्यम वर्गीय घरों में ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सजी हुई है, बिखरी हुई नहीं है, करीने से सही तरीके से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों तरफ, दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो का सेट रखा है। नीचे एक छोटी सी मेज भी है, जिसके मेज पोश का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। इससे मधु की सुरुचि का पता चलता है कि यह इस सफाई, स्वच्छता या सजावट में विशेष ध्यान देती है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने वो पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि अभी नवंबर का महीना है। ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो नवंबर का दिखाया जा रहा है, जहाँ सर्दी भी प्रारंभ हो जाती है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से ज़रा सट कर के और सामने की तरफ हम देखें तो दीवार के साथ एक बेंत के कोच का सेट लटक रहा है। उसके आगे एक टिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ बहुत सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं। टिपाई का कवर भी अंगीठी के कपड़े से मैच करता हुआ है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जा रहा है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी हुई है, जिससे बसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हुए हैं।
मेज़ के दोनों ओर एक दो कुर्सियां पड़ी हुई है। दाई दीवार के इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर की ओर जाता है। पर्दा जब उड़ता है तो श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते हुए बसंत को दिखाया जाता है। वास्तव में वो हजामत अब बना चुका है और तौलिए से अपना मुख पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु, उसकी पत्नी, प्रवेश करती है। मधु आकर कहने लगती है, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। आगे वो कुछ और बोलना चाह रही थी। बसंत कहने लगता है, अपना मुख पहुँचते पहुँचते वह बोलता है, ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, हंसने लग जाता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत के भी तो उससे मिलते जुलते ही होंगे। ऐसा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मधु चिढ़ जाती है, कहने लगती है, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? जरा आँख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, 20 यूँ तो धारियाँ पड़ी हुई है उनमें, और मदन के कितने सादे। और फिर वह कुछ आगे बोलना चाहती है, बसंत बीच में ही बोलने लगता है, लेकिन रोएदार तो। मधु व्यंग्य से कहती है, दोनों है जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ। अब बसंत निरुत्तर होकर के कहने लगता है, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। जो तौलिया मुख पहुँचने में बसंत काम में ले रहा था, वह वास्तव में मदन का तौलिया था। और मधु इस बात से चिढ़ जाती है, मधु को ये पसंद नहीं है। तो बसंत अब अपना स्वयं का हजामत का तौलिया मांग रहा है। कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दिया। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर कहती है, ये तो डगा है सामने, फिर भी। बसंत कहने लगता है, मैंने ऐनक उतार रखा है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। फिर खिसियानी हंसी हंसता है। मधु जी, आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुला धम से वो कोच में धंस जाती है, चुपचाप अपना स्वेटर बुनने लग जाती है। बसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर कहने लगता है, तुमने फिर मुंह फुला लिया, अर्थात तुम फिर से नाराज हो गई हो। मधु व्यंग्य से हंसकर कहती है, नहीं, मैं नाराज नहीं। बसंत ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूं जो ये भी नहीं पहचान सकता। मधु फिर उसी तरह हंसते हुए कहने लगती है, मैं कब कहती हूँ। बसंत अपना सामान वैसे ही कुर्सी पर छोड़ देता है, उसकी ओर घूमते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भाव को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर, तुम्हारे चेहरे पर प्रतिबिंबित हो जाती है, मुझे दिखाई देने लगती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अर्थात मेरी जो भी आदतें थी वो तुम्हें बुरी तो लग रही है, लेकिन मैंने तुम्हें शादी से पहले मेरी सभी आदतों के बारे में बता दिया था। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते खोल दिए थे। मधु कहने लगती है कि मेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग्य से हंसती हुई कहती है, मैं कब इनकार करती हूँ। बसंत कहता है, तुम्हारी यह हंसी कितनी विशेली है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। मधु इतना सुनकर चुप रहती है। बसंत आगे बोलता है, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। सफाई का मैं भी समर्थन करता हूँ। मधु हंसते हुए कहती है, इसमें क्या संदेह है।
बसंत ने कहा, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं है। मधु अब सिर्फ हंसती है, बोलती कुछ भी नहीं है। बसंत कहता है, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक, कुलीन वर्ग से, अरिस्टोक्रेटिक का अर्थ है कुलीन वर्ग, जो राज्य करता है, जो पैसे वाला होता है, जो एक उच्च क्वालिटी को मेंटेन करता है, जिनका रहन सहन का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, अरिस्टोक्रेटिक। तो बसंत कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक कुलीन वर्ग से और कुलीन वर्ग के वातावरण में पला नहीं, और मुझे नज़ाकतें नहीं आती है। मुझे तुम्हारी तरह ये जो दिखावटीपन है वो नहीं आता है। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम छहो भाई उसे काम में ले लिया करते थे। मधु कहती है, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ कि 10-10 तौलिए हो। बसंत कहता है, 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत का अलग, हाथ मुँह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे अलग और मदन के अलग। ये मदन मधु के भाई का नाम है। मधु कहती है अपना पहलू बदर का, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें? कल परमात्मा न करे हम इस योग्य ही नहीं रहे तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे से ही कुछ भी तो रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने अपना बदन पोंछा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है? बसंत कहने लगा, मैं कहता हूं हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते रहे। तो मधु कहती है, लेकिन बीमारी। बसंत ने कहा, हम में से तो किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मधु आगे बोलती, पर चर्म रोग। बसंत फिर कहने लगा, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं है, और फिर रोग इस तरह थोड़ी बढ़ता है। बसंत के कहने का अर्थ यही था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, मदन को कोई बीमारी नहीं है, और गलती से मैं तुम दोनों में से किसी का तौलिया काम में लेता हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? इससे रोग थोड़ी बढ़ता है। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। यहाँ लाल कीटाणु गलत प्रयोग है। जो रोगों से लड़ने की शक्ति शरीर को प्रदान करती है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। यहाँ लाल लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो बसंत यही कहना चाहता है कि जो शरीर में रोगों से लड़ने के लिए लाल कीटाणु होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, वो जब कम हो जाती है तब रोग होता है। चूहा सैदन सा ये एक जगह का, स्थान का नाम है। क्या वहाँ की बात जानती हो? मधु कहने लगती है, चूहा सैदन सा। बसंत बताता है कि शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सैदन सा गए थे, इस गांव में गए थे। उनमें अमेरिका के रॉक फेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे, और लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी थी। भेरे ने आकर बताया, उनका जो वहाँ पर सहायक था, सेवक था, उसने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं ही नहीं है, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। एक छोटा तालाब जिसे जोहड़ कहा जाता है उसका पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास ही नहीं आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला और चिकटी था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में नहीं हो, वो तो गंदा पानी था। और चूहा सैदन सा के जाट समाज के लोग थे, बड़े रिष्ट पुष्ट थे, लंबे तगड़े थे, उनकी कोई बीमारी नहीं थी। तो मधु कहती है, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दे? हंसने लगती है। बसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ आगे बोलता है,
तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। ये तुम्हारी हंसी है, वो बड़ी विषैली है। उसके सामने रुक कर के और कहने लगता है, मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे, अमेरिका की जो